नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। रुक करते हैं रियल ट्रेंड्स का। तो आज रियल ट्रेंड्स में मैं आपको बताऊंगा एक नए तरह के ट्रेंड को जो पिछले 1-2 साल से भारतीय रियल एस्टेट में देखने को मिला है। ये है फ्रैक्शनल ओनरशिप। फ्रैक्शनल ओनरशिप में होता यह है कि कई सारे बायर्स मिलकर एक प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं। उस प्रॉपर्टी में निवेश करने के बाद उन्हें रेंटल इनकम होती है, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है। तो ये फ्रैक्शनल ओनरशिप का जो एक नया ट्रेंड है इस समय भारतीय बाज़ार में देखने को मिल रहा है। तो आज मैं एक प्रॉपर्टी में हूँ। ये प्रॉपर्टी फ्रैक्शनल ओनरशिप के तहत ही लोगों ने ख़रीदी है। तो ये एक नई तरह का ट्रेंड है, एक अच्छा वर्टिकल है निवेश का। समझेंगे इसको। ये अलाइफ कंपनी बना रही है और अलाइफ के जो फाउंडर हैं मिस्टर सौरभ, उनसे बात करते हैं। सौरभ, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। थैंक यू दीपक जी, थैंक यू। तो सौरभ हमारे साथ हैं और सौरभ हमें बताएंगे कि ये जो अलाइफ की प्रॉपर्टी है, ये लोनावला की एक प्रॉपर्टी है, इसको किस तरह से ये ऑपरेट कर रहे हैं, किस तरह से आप अगर निवेश करते हैं तो उसमें से इनकम जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बात करेंगे। तो सौरभ, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। और मुझे पहले ये बताइए कि 3 करोड़ की प्रॉपर्टी 30 लाख में पॉसिबल कैसे है ये? एक चीज़ जो मैंने देखी कि जो हॉलीडे होम एज ए कैटेगरी है, लोग इसमें टिपिकली निवेश नहीं करते। तो आप जनरली देखेंगे कुछ 292 मिलियन हाउस होल्ड है अपने देश में, 1.4 बिलियन की जो पॉपुलेशन है। इट इज़ लिमिटेड, सिर्फ 2 लाख हॉलीडे होम है पूरे देश में। सो जब इस प्रॉब्लम को समझा ऐसा क्या है, तो सबसे बड़ी तकलीफ ये दिखी कि लोगों के लिए कमर्शियली सेंस नहीं बनाता है कि अगर मैं 3 करोड़ रुपए खरीदूं और मेरे को इसको सालाना सिर्फ 30 से 40 दिन इस्तेमाल करना है इन द बेस्ट केस सिनेरियो, मैं 3 करोड़ का निवेश क्यों करूं? तो अब इसको हमने प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे किया? तो हम क्या करते हैं, हर प्रॉपर्टी को एक एलएलपी के अंदर खरीदते हैं और उसके 10 शेयर होल्डर होते हैं। मतलब एक कंपनी है अलाइफ जो अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी के हिसाब से एक एलएलपी कंपनी क्रिएट करती है और जो इन्वेस्टर्स हैं वो उसी कंपनी में प्रॉपर्टी को खरीदते हैं। मान लीजिए उस एलएलपी में 20 प्रॉपर्टी हैं, तो उन 20 प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी में मल्टीपल बायर्स होते हैं, ऐसा आपका कहना है? नहीं, हर एक प्रॉपर्टी एक एलएलपी पे खरीदी जाती है। तो ये जो विला नंबर 30 है, इस विला नंबर 30 की एक एलएलपी, तो मान के चलिए इसको एबीसी एलएलपी ओन करता है। अब इसमें दीपक जी 10% के शेयर होल्डर है, सौरभ 10% के शेयर होल्डर है और बचे हुए 8 लोग भी 10% के शेयर होल्डर है। तो सब लोगों का निवेश 3 करोड़ की जगह 30 लाख रुपए हो गया। उस 30 लाख रुपए पे आके उनको 35 दिन सालाना इस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए मिल जाता है। बिल्कुल, हम बहुत सारी बात करेंगे। मैं चाहूँगा कि इस प्रॉपर्टी में हम लोग एक बार नज़र भी मारें। तो ये देखा आपने कि हमने पहले बाहर का पोर्शन देखा, वहाँ पर एक स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल के बाद आप एंट्री करते हैं दूसरे रास्ते, तो ये किचन से होते हुए आप ड्राइंग रूम में आते हैं। ये ड्राइंग रूम है, आई थिंक काफ़ी अच्छा साइज़ है ड्राइंग रूम का। मुझे एक बार इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बताइए कि आपको प्रॉपर्टी बेसिकली मिलती कैसी है, आप उसमें क्या कुछ अमेंडमेंट करते हैं और फिर आप बायर्स जो आपको अमाउंट पे करता है उसमें उसे क्या क्या मिलता है? तो हम क्या करते हैं, ये प्रॉपर्टी को एज अ वार्म शेल ले लेते हैं। जब मैं वार्म शेल की बात करूं, मतलब बिना फ्लोरिंग के हम प्रॉपर्टी को ले लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर का सारा काम हमारी खुद की डिज़ाइन मैनेजमेंट टीम करती है। तो राइट फ्रॉम फ्लोरिंग की, जिस तरीके से पूरा फर्नीचर आप लोगों को दिख रहा है, ये सब हमारी टीम करती है। तो ये पूरा स्पेसिफिकेशन करके टिल द टाइम कि कस्टमर सिर्फ अपने बैग के साथ यहाँ पर आके अपने वेकेशन को एंजॉय कर सकता है। तो कटलरी भी आप जो देख रहे हैं, कप, प्लेट, गैस, सारी सुविधा, सारे वाइट गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब अलाइफ की टीम करके उनको दे। हमारे साथ जो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो जो पूरा सॉफ्टवेयर का एंगल साथ में आता है, जिसमें जो केयर टेकर है, जो सुविधाएं देते हैं, तो ये वाली स्पेस सबसे ज़्यादा उसके लिए इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर हम रात को लाइव सिंगर ऑर्गेनाइज कर देते हैं, बारबेक्यू पार्टीज कर देते हैं। इसलिए ये स्पेस हम काफ़ी स्पेशियस रखते हैं। एक सेपरेट डाइनिंग है, एक सेपरेट सोफा है, जहाँ फैमिली अपना मैक्सिमम टाइम इधर इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आप अगर वेकेशन मनाने जाना चाहते हैं कहीं, तो आप बजाय होटल के आप अपनी ऑन प्रॉपर्टी पे वेकेशन मना सकते हैं, उन्हीं एमिनिटीज़ के साथ, उन्हीं सुविधाओं के साथ जो आपको 5 स्टार्स में मिलती हैं या बाकी दूसरे किसी अच्छे रिजॉर्ट में मिलती है। तो मैं चाहूँगा एक बार हम लोग ऊपर चलें। बिल्कुल। ये एक मास्टर बेडरूम है। इस मास्टर बेडरूम के साथ एक बड़ी सी बालकनी है बाहर, जहाँ पर आप टी कॉफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। बड़ा कमरा है, साथ में टॉयलेट भी है, वॉक इन वार्डरोब है और इसी से लगा हुआ एक और बेडरूम है ठीक बगल में। फ्रैक्शनल ओनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो तो दुनिया भर में, यूएस, यूके में पहले से है, इंडिया में भी शुरू हुआ है। लेकिन इंडिया में सबसे पहले तो आपने शुरू कब किया
और आपके साथ आपको किस तरह का इसमें ग्रोथ नज़र आ रहा है? मैंने ये अलाइफ चालू किया अभी 1 साल हो गया है। जैसे आपको मेरा बैकग्राउंड पता है, मैं 14 साल से रियल एस्टेट पे हूँ। नो ब्रोकर के समय जब नो ब्रोकर चालू किया था तब हमको दिखने लग गया था कि डिमांड हॉलीडे होम की इंडिया में बहुत बढ़ रही है। अलाइफ चालू करने के 2 बहुत बड़े पर्पस है। एक तो ये पूरा जो अपॉर्चुनिटी है, ये विलास टाइप की जो ये अपॉर्चुनिटी है, ये हम मिडिल क्लास के लिए एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं। जो इंडिया के मिडिल क्लास जनता है, जो कन्वीनियंस के लिए पैसा खर्चा करना चाहती है, लाइफस्टाइल के लिए पैसा खर्चा करना चाहती है, उन लोगों के लिए एक तो हम इसको एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का। ये प्रॉपर्टी बना तो दिया, अब इसको मैनेज कौन करेगा? तो एज अलाइफ हम ना सिर्फ आपको 1/10 कॉस्ट में प्रॉपर्टी दिलाते हैं, ये प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का पूरा हैसल हमारा है। तो आप जब आते हो, आपका पूरा आपका स्टे पूरा हैसल फ्री रहता है। जिस तरीके से आप अभी बेड लिनन सब देख रहे हो, जैसे होटल में आपको जो सुविधाएं मिलती है, सेम सुविधाएं अलाइफ में मिलती है। आपको फुल टाइम केयर टेकर मिलता है, एंड द बेस्ट थिंग इज आपका कोई मेंटेनेंस का खर्चा नहीं है पूरी प्रॉपर्टी को मैनेज करने ठीक बात है। एक और कमरा है, उसको भी देखते हैं। आपकी प्लानिंग और आगे कहाँ की, किन किन जगहों पर जाने की है, किन किन प्लेसेस पर आप आगे न्यू लॉन्चेस करेंगे? दूसरी बात कि रेंटल यील्ड क्या है? अगर मैं प्रॉपर्टी लेता हूँ, मान लीजिए 10% में प्रॉपर्टी लेता हूँ, तो मुझे उस 10% में रेंटल यील्ड कितना निकल के आ रहा है, और इन फ्यूचर रेंटल यील्ड अगले 5 साल में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो हमारा लाइफ का एक मोटो है जिसे हम कहते हैं ओन, एंजॉय एंड अर्न। ओन मतलब ये प्रॉपर्टी आप ओन करते हो। तो इस 30 लाख के निवेश में जो भी आपको कैपिटल अप्रिसिएशन विद टाइम मिलता है, कल को मान के चलिए 5 साल बाद ये विला 4.5 करोड़ का हो जाता है, तो जो 30 का 45 लाख आपके इन्वेस्टमेंट का हो गया, वो पूरे का पूरा मुनाफा आपका है। तो इसलिए ओनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, एंजॉय। एंजॉय से हमारा मतलब ये कि जो 35 दिन आपको मिलते हैं, ये आप इस्तेमाल करते हैं अपनी फैमिली के लिए। लेकिन डेफिनेटली ये होगा कि 35 में से आप शायद 10 दिन ही यूज कर पा रहे, 20 दिन ही यूज कर पा रहे। तो जो आपके बैलेंस नंबर ऑफ डेज है, उसको एज अ लाइफ हम रेंट पे चढ़ाते हैं, और रेंटल इनकम की पूरी कमाई आपकी हो जाती है। हमारा बैलेंस क्या? हमारा बैलेंस 35 दिन में से 35 दिन में या 365 दिन में 35 दिन में से। आपका शायद 35 दिन का 1/10 इन्वेस्टमेंट में। अब 35 दिन में से आपने मान के चलिए 10 दिन ही इस्तेमाल किया, तो आपके जो बैलेंस 25 डेज है वो अलाइफ तमाम रेंटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू और हमारे खुद के रेंटल प्लेटफॉर्म के थ्रू रेंट पे देती है, और उससे आपको रेंटल इनकम की कमाई होती है। तो जनरली हम क्या कहते हैं कि अगर अपन इसका रेंटल का कैप वो देखें कि कितना आप कमा सकते हैं, तो गोवा जैसे लोकेलिटी पे करीबन 6 से 8% का सालाना रेंटल इनकम की कमाई होती है। लोनावला में करीबन 4 से 6% की होती है। बट उसको अगर मैं कैपिटल अप्रिसिएशन के साथ मर्ज कर दूं, जो आप सालाना 7 से 10% पकड़ सकते हो ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, तो कहीं ना कहीं 11 से 16% का आपको रिटर्न मिलता है आपके इन्वेस्टमेंट में, प्लस आपको अपनी फैमिली के साथ यूज करने के लिए पूरी एक लाइफस्टाइल की प्रॉपर्टी। अगर कोई नहीं 30-35 दिन मतलब बिताना चाहता है, नहीं यूज़ करना चाहता है, तो क्या वो उसे ट्रांसफ़र कर सकता है? मतलब मुझे नहीं यूज़ करना है, मेरा कोई गेस्ट है, क्या मैं उसे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ? ये बिल्कुल कर सकते हैं। जब 35 दिन आपको मिल गए और आप इस प्रॉपर्टी के लीगल ओनर हैं, तो आपके स्केड्यूल पे कोई भी जना आप उसको बिल्कुल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप इसको कमर्शियली यूज करना चाहते हैं, मतलब रेंट पे देना चाहते हैं, वो सिर्फ अलाइफ के माध्यम से होता है, क्योंकि 10 ओनर की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट और रेंटल मैनेजमेंट की अलाइफ के थ्रू है। इसलिए हम इसको कंप्लीटली हैसल फ्री सोल्यूशन कहते हैं। जैसा कि आपने देखा कि ये 2 फ्लोर की प्रॉपर्टी है, 1 बेडरूम नीचे है, ड्राइंग रूम डाइनिंग रूम नीचे है, ऊपर 2 बेडरूम है, उसके ऊपर रूफ टॉप है। लेकिन सौरभ जी, एक बड़ा अहम सवाल यहाँ पर ये बनता है कि अगर कोई इन्वेस्टर इस प्रॉपर्टी से निकलना चाहता है, 10 इन्वेस्टर्स हैं जिनमें से मान लीजिए 2 लोगों को इसमें से एग्जिट करना है, तो एग्जिट क्लॉज कैसा है और उसमें किस तरह से आपने उसको डिज़ाइन किया ताकि जो इन्वेस्टर है उसका एप्रिसिएशन जो हुआ है प्रॉपर्टी का वो भी मिले और वो हैप्पी बिल्कुल बाहर भी हो जाए? मेरे ख्याल से किसी भी निवेश का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है कि यार मैंने निवेश तो कर दिया, मैं बेचूंगा कैसे? तो अलाइफ इस पे ना पूरा एंड टू एंड सोल्यूशन देता है, ना सिर्फ आपको दिलाने पे, ना सिर्फ मैनेजमेंट पे, बट ये शेयर बिकवाने पे भी। तो जैसे अपन शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हो बेचते हैं, हमारा विजन है कि ये इतना ही स्ट्रीमलाइन हो जाए सारी चीज़ें। अभी भी आप देखेंगे तो एलएलपी पे आपने 10% का निवेश करा हुआ है। अब जैसे ही आपको ये बेचना है, सबसे ब्यूटी मॉडल की ये है कि बचे हुए 9 बायर्स को आप शायद जानते भी नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वापस से अलाइफ पे आएंगे प्लेटफॉर्म पे, आप बोलेंगे यार मैंने 30 लाख में खरीदा था, 3 साल बाद अब इसको मेरे को 40 लाख में बेचना है। हम हमारे जो एग्जिस्टिंग ओनर्स है प्लस हमारा जो ब्रोकर कम्युनिटी है उससे राइट बायर लाते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे प्राइस मैचअप हो जाता है सिर्फ आपके शेयर्स उन पर ट्रांसफर हो जाते हैं।
तो इट्स जस्ट शेयर ट्रांसफर विच हैपेंस। प्रॉपर्टी की ओनरशिप पे कोई डिस्प्यूट नहीं, वो एलएलपी के नाम पे ही कंटिन्यू रहता है। बिल्कुल, यानी हम ये कह सकते हैं कि आज से 30 साल बाद जो शुरुआती इन्वेस्टर इस प्रॉपर्टी में थे शायद वो ना हो, पूरे 10 बदल चुके हों, प्रॉपर्टी यहीं रहेगी। तो फ्रैक्शनल ओनरशिप एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है इस देश में फिलहाल। हालांकि इस पर सेबी भी गाइडलाइन लेकर आ रही है। सेबी वाला तो जैसे अपन सबको पता है एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है सेबी वाला, क्योंकि जैसे सेबी का कंसल्टेशन पेपर एक लॉ बन के इनकॉर्पोरेट हो जाता है ना, तो लॉ बन के एनफोर्स हो जाता है। हम ये देखेंगे कि ये पूरा जो फ्रैक्शनल ओनरशिप का इंडिया पे व्यापार है ना, तो बिजनेस है, ये यहाँ से करीबन 50x की पोटेंशियल रखता है। क्योंकि जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि लोग एंट्री एग्जिट कैसे करेंगे, आप देखेंगे कि यही मैटर पूरा रिजॉल्व हो जाता है कि किस तरीके से मैं प्रॉपर्टी पे खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ, ये सब सेबी के अंतर्गत में, तो सेबी के मुताबिक होना चालू हो जाता है। पूरी इंडस्ट्री अपने आप में रेगुलेटेड हो जाती है। तो हम सब एज फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेयर वेट कर रहे हैं रेगुलेशन को एग्जीक्यूट होने का। मेरे ख्याल से जैसे वो एग्जीक्यूट होता है, एक कॉमन मैन को भी, एक मिडिल मैन को भी बहुत बड़ा कंफर्ट लेवल आ जाता है कि यार एक वॉचडॉग है जो देख रहा है सारी चीज़ को। ठीक बात है, रेगुलेटर बहुत ज़रूरी है किसी भी इंडस्ट्री में, रियल एस्टेट में अभी रह रहा है। इसी तरह से फ्रैक्शनल ओनरशिप में एक तरह से एक बड़ा इन्वेस्टमेंट वर्टिकल होगा, जाहिर तौर पर सेबी की निगरानी बहुत ज़रूरी होगी। तो क्या उसके बाद जो संस्थागत निवेशक हैं, जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, वो बड़ी मात्रा में आएंगे, तो जाहिर तौर पर इसका मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट हो जाएगा। क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? तो मुझे लगता है दीपक जी, फ्रैक्शनल ओनरशिप में भी 2-3 तरीके की इंडस्ट्री अंदर चल रही है। कमर्शियल हो गया, एक वेयर हाउसिंग हो गया, और एक अपने आप में हॉलीडे होम इंडस्ट्री है। तो ये सारी इंडस्ट्रीज़ के ऑब्जेक्टिव अलग हो सकते हैं लोगों के निवेश करने के, बट ये सारी इंडस्ट्रीज़ को एक बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। बिकॉज हम सब ने एक चीज़ ये देखी है कि बहुत सारे फेंस सेटर्स बैठे हुए हैं, काफ़ी लोग निवेश कर देते हैं, काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं इसको रेगुलेट होने का। तो मुझे लगता है जैसे ये रेगुलेट हो जाता है, यहाँ से ये पूरी फ्रैक्शनल ओनरशिप इंडस्ट्री इंडिया में कम से कम 20 से 25 बिलियन डॉलर की हो जाएगी। अभी तक आप कैसे करते थे कि कोई प्रॉपर्टी देखते थे, किसी डेवलपर के साथ आप इन्वेस्ट करते थे और फिर आप उस प्रॉपर्टी को प्रॉपर ओन करते थे, लेकिन ये एक अच्छा वर्टिकल ऐसा आया है, जैसा कि सौरभ जी ने भी इसको डिस्क्राइब किया, कि आप कम पैसों में 10% अमाउंट में एक 100% प्रॉपर्टी को ओन कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। वैसे भी अगर आप देखें तो हॉलीडे होम्स जो होते हैं वो आप 365 दिन यूज़ नहीं करते हैं, साल में 1-2 बार ही जाते हैं, वहाँ पर आप एंजॉय करते हैं, लेकिन उसके जो बचे हुए दिन हैं वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी खाली पड़ी रहती है। लेकिन यहाँ पर फ़ायदा ये है कि आप रेंटल इनकम को भी यूज़ कर सकते हैं उन 35 डेज़ का। उसको मैं कोट कर दूं कि जो आपके 35 डेज़ हैं, क्योंकि आप 10% के पार्टनर हैं तो 10% हिस्से का ही आप रेंटल का फ़ायदा ले सकते हैं, बाकी का नहीं। तो बहुत शुक्रिया सौरभ जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस फ्रैक्शनल ओनरशिप के बारे में बताने के लिए। थैंक यू। तो ये था हमारा ख़ास प्रोग्राम जिसमें हमने आपको फ्रैक्शनल ओनरशिप के बारे में बताने की कोशिश की। तमाम फ़ायदे हैं, हो सकता है तमाम नुकसान भी होंगे, उसको और भी ध्यान से देखने की, समझने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात कि आप अगर कहीं पर भी निवेश करते हैं तो हर बार जब मार्केट में कोई नई चीज़ आती है तो उसको फ्रॉड करने वाले या उसकी डुप्लीकेसी, कार्बन कॉपी बहुत सारी बन जाती है। तो आप ध्यान रखें, ड्यू डिलिजेंस करें, अच्छी प्रॉपर्टी में जाएं और जिस भी इन्वेस्टर के पास जाएं तो ये ज़रूर देख लें कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, डेवलपर कैसा है, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसा है। और जैसा कि फ्रैक्शनल ओनरशिप में, वैसे तो रियल ओनरशिप में भी कभी कभी होता है कि टाइटल की दिक्कत आती है, सब चीज़ों को आप ज़रूर देख लें पहले, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है प्रॉपर्टी प्लस में। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया कि भारत में किस तरह से हॉलीडे होम्स में फ्रैक्शनल ओनरशिप का ट्रेंड बढ़ा है। कमर्शियल प्रॉपर्टी के अलावा लोनावला, गोवा, ऊटी, शिमला समेत देश के तमाम टूरिस्ट डेस्टिनेशन में डेवलपर्स अब फ्रैक्शनल ओनरशिप में एंट्री कर रहे हैं। जाहिर तौर पर यह एक शानदार वर्टिकल के तौर पर देखा जा रहा है। सेबी के नियम लागू होंगे तो संस्थागत निवेशकों का इंटरेस्ट बढ़ेगा। ऐसे में समझना जरूरी है कि दुनिया भर में फ्रैक्शनल ओनरशिप को लेकर किस तरह की प्रैक्टिस है। इसके पॉजिटिव एंगल तो बहुत से दिख रहे हैं, लेकिन क्या जोखिम भी हो सकते हैं? मौजूदा समय में ये कितना बड़ा बाजार है और आने वाले समय में कितना पोटेंशियल रखता है? ऐसी ही तमाम बातों को समझते हैं। हमारे साथ हैं ट्रैक टू रियल्टी के सीईओ रवि सिन्हा। रवि सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि फ्रैक्शनल ओनरशिप भारत में अभी दाखिल हुआ है, जो कंपनियां भारत में फ्रैक्शनल ओनरशिप की सुविधाएं दे रही हैं उनके दावे हैं कि 18% IRR मिल रहा है। भारत में इसे कितना सफल होते हुए देख रहे हैं?
मुझे लगता है ये जो फ्रैक्शनल ओनरशिप को लेकर हाइप क्रिएट किया जा रहा है, ये बहुत ही प्रीमैच्योर है। फ्रैक्शनल ओनरशिप की एंट्री इंडिया में कोई 3 4 5 साल पहले हुई है, और कोई भी नया फाइनेंशियल प्रोडक्ट जब आता है तो हमें तीन चीजें देखनी होती हैं। पहला ये कि क्या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स उसकी क्या है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है। दूसरा है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रैक्टिस, और तीसरे लेवल पर आता है इन्वेस्टर अवेयरनेस। अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि यहां इन्वेस्टर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एक हाइप क्रिएट किया जा रहा है, लेकिन आज भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इसका तैयार नहीं हुआ है। सेबी ने एक गाइडलाइन की अभी बात की है, कोई ऐसा ब्लूप्रिंट सामने नहीं आया है। आज की तारीख में अगर हम देखें तो सेबी के सैंडबॉक्स इन्वेस्टमेंट बास्केट में ये फ्रैक्शनल ओनरशिप जाता है, ना तो ये रिट के बास्केट में है, ना ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के बास्केट में है। तो रेगुलेटरी जब प्रैक्टिसेस आपके अभी बहुत लूज हैं और हमें ब्लूप्रिंट देखना है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इस समय इसकी मिस सेलिंग के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो अभी हम रिस्क और रिवार्ड रेशियो देखें तो मुझे लगता है इस समय रिस्क रेशियो थोड़ा हायर साइड पे है। थोड़ा समय हमें और देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा सेबी इसको किस तरह रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में लाती है, और उसके बाद एक कंक्लूसिव हम कुछ कह पाएंगे कि अगर हम रीट के मुकाबले फ्रैक्शनल ओनरशिप में जा रहे हैं तो हमारे एडवांटेजेस क्या क्या हैं। ठीक है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के पहले इस वर्टिकल में निवेश को आप जोखिम भरा मान रहे हैं। दुनिया भर में कितना बड़ा बाजार है, कैसी ग्रोथ देखने को मिल रही है दुनिया में, इस वर्टिकल में किस तरह की प्रैक्टिस देख रहे हैं आप? देखिए, पहली बात यह है कि हम ग्लोबल प्रैक्टिस की बात करते हुए हमें यह समझना पड़ेगा कि जो मैच्योर्ड मार्केट्स हैं, यूएस यूके जैसे मार्केट हैं, वहां और हमारे यहाँ एक बेसिक डिफरेंस यह है कि हमारे यहाँ प्रॉपर्टी में रेंटल रिटर्न बहुत कम होते हैं। वहां पे रेंटल रिटर्न्स हायर साइड पे होते हैं और कैपिटल एप्रिसिएशन स्लो होता है। तो हम उस मैच्योर्ड मार्केट से खुद को कंपैरिजन करने की हालत में नहीं है जिस मार्केट में फ्रैक्शनल ओनरशिप बेटर रेंटल रिटर्न 7 से 9% के रेंटल रिटर्न की वजह से आपको कोई 10 से 18% के बीच का रिटर्न दे रहा है। हमारे यहां जो आज तक दावा किया गया है, वो दावा किया गया है कि हम 8 8.5% का रिटर्न अभी जो मार्केट में मिल रहा है लोगों को। अब 8 8.5% का रिटर्न जो है वो बेसिकली रीट से कोई 1-1.5% हायर साइड पे है। लेकिन अभी हमारे को देखना है कि रेगुलेशन फ्रेमवर्क जब तैयार होता है तो इसमें टैक्सेशन का क्या पार्ट होता है, क्या हम ये ल्यूक्रेटिव है, क्या हम एक बेटर ज्यादा रिस्की वेंचर में जा रहे हैं रीट के मुकाबले, तो क्या हमारा रिटर्न भी वैसा है। क्योंकि दो लेवल पे रिटर्न देखा जाता है, एक होता है कैपिटल एप्रिसिएशन और एक होता है रेंटल रिटर्न। हमारे यहाँ रेंटल रिटर्न हायर साइड पे नहीं है। रही बात कैपिटल एप्रिसिएशन की, तो कैपिटल एप्रिसिएशन फ्रैक्शनल ओनरशिप के एक ओनर को तब मिलता है जब वो प्रोजेक्ट से एग्जिट कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि एग्जिट करते समय भी ये कोई रीट लिस्टिंग नहीं है कि शेयर मार्केट की तरह आपने जब चाहा खरीदा और बेचा। आपके एग्जिट करने के लिए कोई नया बायर तैयार भी होना चाहिए, उसके लिए हमारी रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्या होगी। तो अभी हम ग्लोबल बेंचमार्क की बात छोड़िए, अभी हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी अगर बात करें तो मुझे लगता है कि बहुत क्लैरिटी की जरूरत है। और रिटर्न की जहां तक बात है, मुझे नहीं लग रहा है कि रिटर्न डबल डिजिट में ये जा सकता है। डबल डिजिट रिटर्न जाने के लिए बहुत इनकरेजिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क लाना पड़ेगा, लेकिन उसमें एक रिस्क फैक्टर के साथ आएगा, क्योंकि रीट की तरह रेगुलेटरी मैकेनिज्म अगर फ्रैक्शनल ओनरशिप पे लाया गया तो ये रीट से ज्यादा रिटर्न देने की हालत में मुझे नहीं दिखता है। ठीक है, यानी कैपिटल एप्रिसिएशन के लिहाज से अगर हम देखें तो फ्रैक्शनल ओनरशिप के बजाय दूसरे स्टेब्लिश वर्टिकल ज़्यादा बेहतर दिख रहे हैं, जैसे कि रीट की आप बात कर रहे हैं। हमने फ्रैक्शनल ओनरशिप के एक प्रोजेक्ट पर फोकस किया, कई प्रोजेक्ट को स्टडी किया, नया और एक अलग तरह का वर्टिकल बन रहा है। कई गुना कम कीमत में निवेश हो जाता है, वेकेशन के लिए मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं, इस्तेमाल नहीं करने पर रेंटल इनकम भी है। तो जाहिर तौर पर सकारात्मक पहलू कई हैं, लेकिन आपने जैसे दूसरे विकल्प का जिक्र किया, इसके और क्या जोखिम हो सकते हैं वो एक बार बताइए। देखिए, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में आप ऐसे भी रीट एक बहुत इस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस है, और मुझे नहीं लगता कि वहां के इन्वेस्टर जो हैं वो फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। जो फ्रैक्शनल ओनरशिप टेम्प्ट करेगा वो हॉलिडे होम वाले सेगमेंट को। अब आप हॉलिडे होम वाले सेगमेंट में अगर आप देखें, जो एचएनआईज वगैरह हैं, क्या वो टाइम शेयर के कॉन्सेप्ट पे बहुत जा रहे हैं? नहीं। टाइम शेयर के कॉन्सेप्ट पे आज भी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जा रहा है, जिसको कि हॉलिडे के लिए एक अफोर्डेबल बजट में एक एवेन्यू चाहिए। अगर मैंने गोवा में एक प्राइम प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट किया है, लोनावाला में किया है, या कहीं भी हिल स्टेशन पे किया है, मुझे जिस हॉलिडे के सीजन में या जिस ईयर एंड में अपने को उसको अवेल करना है,
उस समय फ्रैक्शनल ओनरशिप के जितने भी पार्टनर होंगे सबको उसी समय उसकी जरूरत पड़ेगी। तो जिस तरीके से टाइम शेयर में लोगों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा है, ऑफ सीजन में उनको बुकिंग मिलती है, कुछ ऐसा ही यहां पे हॉलिडे होम के फ्रैक्शनल ओनरशिप में भी दिखने को मिलेगा। तो हम इतने कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं कि हम रिट के मुकाबले 1% ज्यादा पे फ्रैक्शनल ओनरशिप में क्यों जाएंगे। दूसरा, फ्रैक्शनल ओनरशिप में लॉस के चांसेस हैं। तीसरा, रीट में कोई मेंटेनेंस फी नहीं है। रीट में एक मेंटेनेंस फी नहीं होना बहुत बड़ा ये है, यहां मेंटेनेंस फीस भी है, यहां ब्रोकरेज फीस भी है। तो सबको देखते हुए जब मैं अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता हूं तो मेरा रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है वो बहुत हेवली रिस्क की तरफ है, ना कि रिवार्ड की तरफ है। जब तक सेबी का एक ब्लूप्रिंट नहीं आ जाता है और मार्केट में उस ब्लूप्रिंट के बाद कुछ प्लेयर परफॉर्म नहीं कर देते हैं, तब तक मुझे लगता है कि जो एक एवरेज मिडिल क्लास है उसको फ्रैक्शनल ओनरशिप से फिलहाल थोड़ा दूर रहना चाहिए। रवि सर, एक और चीज कंफर्म करिए कि अगर मान लीजिए कि तमाम फायदे नुकसान के बाद भी अगर कोई फ्रैक्शनल ओनरशिप में निवेश करना चाहता है तो कहां ठीक रहेगा, कमर्शियल या फिर हॉलिडे होम्स? मैं सिर्फ एज एन इन्वेस्टर रिटर्न के एंगल से देख रहा हूं, तो मुझे लगता है उन फ्रैक्शनल ओनरशिप को देखने की जरूरत है जो लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसेज की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसेज का जो ग्रोथ मुझे दिखता है वो इस समय रियल एस्टेट में ना मुझे ऑफिस स्पेसेस का दिखता है, ना मुझे रिटेल का दिखता है, ना मुझे हॉलिडे होम का दिखता है। तो अगर आपने अपना मन बना लिया है कि मुझे फ्रैक्शनल ओनरशिप में इन्वेस्ट करना है, मैं रिस्क लेने को तैयार हूं, तो बेहतर हो कि आप उन प्लेटफॉर्म को देखें जो लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, यानी ये समझने वाली बात है कि अगर आप सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन के लिहाज से देख रहे हैं तो इक्विटी, रीट या फिर और भी तमाम वर्टिकल हो सकते हैं जिसमें आपको बढ़िया रिटर्न मिल सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हॉलिडे होम्स में फ्रैक्शनल ओनरशिप एक बेहतर विकल्प हो सकता है। शुरुआत है, दाखिल हुआ है अभी फ्रैक्शनल ओनरशिप, आगे कैसा रिटर्न होगा ये तो देखने वाली बात होगी। जैसा कि रवि जी ने कहा कि बिना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के जोखिम की आशंका बनी हुई है, तो जाहिर तौर पर नियम बनेंगे, आज नहीं तो कल इसमें नोटिफिकेशन आ ही गया है, सेबी ने इसको संज्ञान में ले ही लिया है, तो नियम जल्दी बन सकते हैं। बाकी सबसे अहम बात कि किसी भी निवेश से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल जरूर कर लें। बहुत शुक्रिया करेंगे रवि जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज प्रॉपर्टी प्लस में फिलहाल इतना ही, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।